अरे अरे उठ भी जा, कब तक सोएगा? चल अब उठ भी जा। क्या माँ, सोने दो ना, आज बहुत नींद लग रही है। कल काम करके बहुत थक गया था। अरे देख ना, मैंने तेरे लिए तेरी पसंदीदा पूरी और हलवा बनाए हैं। चल उठ और खा ले। क्या माँ, सच में आपने आज हलवा और पूरी बनाई है? लाओ ना, मुझे भी दे दो ना, मैं अभी ही खाऊंगा। अभी एक कान के नीचे बजाऊंगी ना, कब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब तक तुझे उठा रही थी, तब तो तू नहीं उठा। अब पूरी और हलवा का नाम सुनते ही उठ गया। जाके हाथ मुंह धो ले, और कल का बासी खाना बचा होगा उसे लेकर खा लेना। हलवा पूरी खाएंगे। क्यों रे भगवान, तूने बनाई तो पूरी सब्जी है, फिर क्यों नहीं देती? और मैं कमाता तो हूँ ना, तो बेचारे बच्चे को लकड़ियाँ काटने क्यों भेज देती? अरे रे, देखो तो कौन बोल रहा है। जी, आप तो ऐसे कह रही है कि आप बहुत बड़े ऑफिस में जाते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और क्यों ना भेजूं उसे? करेगा नहीं तो खाएगा क्या? तुम्हें समझाना ही बेकार है, तुम नहीं मानने वाली हो। इतना कह के श्यामलाल अपने काम के लिए चली जाता है। क्यों रे कमबख्त, हो गया तेरा खाना? अब जाकर लकड़ियां काटने। और हाँ सुन, आज जो पैसे मिलेंगे उसका तू गाय के दूध वाला पाउडर लेके आना। मैं अपने लाडले को खिलाऊंगी। कितना दुबला हो गया है मेरा किशोर। रामू की बातें सुन रामू को बहुत दुख होता था, लेकिन बेचारा अब कर भी क्या सकता था। रम्या उसकी सगी माँ नहीं थी। रामू की सगी माँ रामू को जन्म देते ही गुजर गई थी। छोटे बच्चे को माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए श्यामलाल ने दूसरी शादी कर ली। और शुरुआत में तो रम्या रामू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी, लेकिन जब उसके खुद के बच्चे ने जन्म लिया, तब से उसका रामू के प्रति प्यार खत्म हो गया था। क्या हुआ रामू, तू रो क्यों रहा है? तेरी माँ ने आज तुझे फिर से डांट लगाई है ना? नहीं यार, माँ है ना, इतना तो चलता है। और चल, आज वैसे भी बहुत देर हो गई है। कुटुब रामू का इकलौता अच्छा दोस्त था। उसके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए अपना घर चलाने के लिए कुटुब भी लकड़ियां काटती जाया करता था। भले ही रामू ने अपनी सफाई दे दी हो, लेकिन कुटुब को अच्छे से जानता था कि आज रामू की माँ ने उसे डांट ही नहीं लगाई, बल्कि उसे मारा भी है। दोनों दोस्त ऐसी ही बातें करते करते जंगल में चले जाते हैं। कुटुब, तू उधर जाकर देख और मैं इधर जाकर देखता हूँ। और तुझे याद है ना, सिर्फ सूखी लकड़ियाँ ही काटनी है। हाँ भाई, मैं सूखी लकड़ियाँ ही काटूंगा। चल अब काम करते हैं। हाँ चल ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इन्हें बाजार में ले जाकर बेचने भी तो हैं। इतना कह के दोनों दोस्त सूखी लकड़ियां काट कर इकट्ठा करते हैं, और शाम होने तक उनके पास कुछ लकड़ियां इकट्ठी हो जाती है। भाई, आज तो बहुत कम लकड़ियां मिली हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हमें लकड़ियां मिलना बंद हो जाएंगी। हाँ रामू, मुझे भी बहुत कम लकड़ियां मिली हैं। चल अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे नसीब में आज इतना ही लिखा था। इतना कह के रामू और कुटुब बाजार की तरफ निकल जाते हैं। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, बहुत ही कम दाम में लकड़ियां ले लो। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां,
बहुत ही कम दाम में लकड़ियां ले लो। कितने के दिए भाई? बस चाचा 5 सिक्कों के ये एक गट्ठर, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो 8 सिक्कों के। वाह लड़के, बड़ा अच्छा दाम लगाते हो। चलो ये लो पूरे 9 सिक्के, और इसे मेरे घर तक रख भी आओ। जी चाचा, क्यों नहीं, आप हमें अपने घर का रास्ता बता दीजिए। चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। रामू और कुटुब दोनों उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगते हैं और कुछ दूर सफर करने के बाद दोनों उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, उधर रख दो, ये लो अपने पैसे। इतना कह के वो आदमी उन्हें 9 सिक्के देता है और पैसे लेकर दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कुटुब अपने घर की तरफ चला जाता है और रामू अपनी माँ की बताई गई दूध के पाउडर को खरीदने अपने घर चला जाता है। ये लो माँ, मैंने आपका कहा हुआ सामान ला दिया और ये 2 सिक्के बचे हैं। रे क्या रे कमबख्त, तूने आज फिर से पैसे चुरा लिए। मुझे सब पता है, तूने आज फिर से पैसे लिए हैं। जा, आज तुझे मैं खाना नहीं दूंगी। नहीं माँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। माँ ऐसा मत कहो माँ, और मैं बिना खाए कैसे रहूँगा माँ? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसा ना कहो। अभी रामू अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि तभी श्यामलाल भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? बच्चा दिन भर काम करने के बाद घर आया है और तू उसे खाना खाने से मना कर रही है। अरे अरे, तुम्हें अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो अपने बेटे को लो और चले जाओ मेरे घर से। क्या तू मुझे मेरे घर से निकालने की धमकी दे रही है? जा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर। चल बेटा, रहने दे इन माँ बेटों को, हम कहीं और रह लेंगे। बहुत हो गया इसका, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। अरे हाँ हाँ, जाओ जी जाओ जी। जब रहने को कहीं नहीं मिलेगा ना, तब तुम बाप बेटों की अकल ठिकाने आएगी। अपनी पत्नी की ऐसी कटु बातें सुन श्यामलाल और रामू दोनों वहां से चले जाते हैं और अपने पुरानी झोपड़ी में चले जाते हैं। ये वो झोपड़ी थी जहाँ श्यामलाल अपनी माँ और अपने पिता के साथ रहा करता था, और आज ये झोपड़ी उसके काम एक बार फिर से आ रही थी। रामू बेटे, मुझे माफ कर देना, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। नहीं पिताजी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जाने दो, आज से अब हम यहीं रहेंगे। वैसे तो रामू अपनी सौतेली माँ को भी अपनी सगी माँ का दर्जा दिया करता था, लेकिन आज वो अपने पिता की इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सका और बिना कुछ कहे अपने पिता के साथ यहाँ रहने के लिए आ गया। लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। अगली सुबह पिताजी, उठो पिताजी, आपको तो बहुत तेज जुकाम है। रुको पिताजी, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इतना कह के रामू गांव के वैद्य को बुलाने चला जाता है। देखो रामू, ज्यादा काम करने और ना कुछ खाने की वजह से और उम्र भी इनकी काफी ज्यादा हो चली है, और शायद इनको कोई सदमा लगा है जो ये सहन नहीं कर सके।
और इसी वजह से इन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है और इनका इलाज हमारे गांव में नहीं हो पाएगा। इन्हें शहर के अस्पताल ले जाना होगा, वरना इनका बचना मुश्किल हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इन्हें बड़े से बड़े अस्पताल में लेकर जाऊंगा और इनका इलाज कराऊंगा। देखो रामू, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। अभी के लिए तो मैं इन्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन तुम ये ध्यान रखना, इन्हें कोई काम नहीं करने देना। इतना कह के डॉक्टर रामू को कुछ दवाई देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। छोड़ रामू, डॉक्टर की बातों को ज्यादा दिल से मत लगा कर बैठ। उन्हें तो छोटी सी छोटी बीमारियों को भी बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है। श्यामलाल भले ही रामू को तसल्ली दे रहा था, लेकिन वो भी जानता था कि डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है और कहीं न कहीं ये बात रामू भी समझ रहा था। लेकिन उस समय रामू ने कुछ भी नहीं कहा और अपने पिता को दवा देने के बाद लकड़ियां काटने चला गया। लेकिन आज वो अकेली लकड़ियां काटने जा रहा था। वो भी अभी किसी से मिलना नहीं चाह रहा था। आज से मुझे ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी, जिससे मैं अपने पिता का इलाज करा सकूं। इसी ख्याल के साथ आज रामू लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर गहराई में चले जाता है और शाम होते होते ढेर सारी लकड़ियां काट लेता है और उसे लेकर जंगल से बाहर बाजार जाकर अच्छी दामों में बेच देता है। आज तो अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन अगर ऐसे ही मैं काम करता रहा तो मुझे पैसा इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन उससे पहले कुछ राशन का सामान ले लेता हूँ। इतना कह के रामू कुछ सामान अपने साथ ले लेता है। पिताजी, आज देखो मेरी अच्छी कमाई हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे करके एक दिन मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा जिससे आपका इलाज हो सके। और पिताजी ये देखो, मैं अपने साथ कुछ राशन का सामान भी लाया हूँ। मैं अभी आपको खाना बना कर देता हूँ। इतना कह के रामू खाना बनाने लग जाता है और कुछ समय बाद खाना बनके तैयार हो जाता है और दोनों बाप बेटे मिलकर आज पेट भर के खाने का आनंद लेते हैं और दोनों सो जाते हैं। मेरी बच्ची को कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। इतनी सी उम्र में मेरा फूल सा बच्चा काम करने जाता है, लेकिन अब नहीं मेरे लाल, मैं तेरे साथ तो नहीं रह सकती, लेकिन आज तेरी एक मदद जरूर करूंगी। इतना कह के रामू की माँ रामू के माथे पर अपना हाथ प्यार से सहलाती है और उनके हाथों में से एक सफेद रोशनी रामू के भीतर समा जाती है और ये सब होने के बाद रामू की माँ भी वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह ये लो पिताजी, अपनी दवाई खा लो। कितना ख्याल रखता है रे तू मेरा। मर जाने दे मुझे, तेरे सर से एक बोझ हल्का हो जाएगा। कैसी बातें करते हो पिताजी, आप मेरे प्यारे पिताजी हो। देखना, मैं आपको जरूर ठीक कर दूंगा। इतना कह के रामू आज फिर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल के बहुत अंदर चला जाता है, लेकिन आज उसे सुबह से बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चारों तरफ से देख रहा है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। खैर, दिख तो कोई नहीं रहा,
जाने दो। इतना सोच के रामू आज एक बार फिर से जंगल के काफी अंदर चला जाता है और वहाँ सूखी लकड़ियाँ काटने लगता है। आज तो काम पूरा हो गया, चलो अभी नहीं लेकर बाजार चलता हूँ। रामू अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पैर के पास एक जहरीला सांप आ जाता है और उसे पैरों को काट लेता है। रामू के मुंह से अभी ये निकला ही था कि तभी वो नीचे गिर जाता है। उसके शरीर में जहर तेजी से फैलने लगता है। आज मैं शायद नहीं बच सकूंगा, आज तो मेरा मरना तय है। हे ऊपर वाले, बचा लो मुझे। इतना कह के रामू बेहोश हो जाता है। कहाँ हूँ मैं? तुम्हें होश आ गया? कौन हो तुम? हे भगवान, मैं मर गया, मैं भूतों के पास आ गया, मैं एक भूत बन गया। अरे भाई, बस भी करो, अभी तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हारा इलाज किया है, तुम्हें जहरीले सांप ने काट लिया था। मैं जिंदा हूँ? और अगर जिंदा हूँ तो तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मैंने तो सुना है कि भूत दिखते नहीं हैं। बच्चे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे जमीन पर बेहोश मिले और मैं भी तुम्हें छुपा रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें लाकर तुम्हारा इलाज क्यों ना कर दिया जाए, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और तुम्हारा इलाज कर दिया। रामू को तो पहले ही बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन उस भूत को अच्छी सी बातें करता देख उसके दिल में भी हिम्मत आ गई और उसने कहा, क्या तुम मरने से पहले डॉक्टर थे? नहीं बच्चे, लेकिन हमारे पास जादुई शक्तियाँ होती हैं जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उन्हीं शक्तियों से तुम्हारा इलाज किया है। तो क्या तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ। भूत की बातें सुन रामू को बहुत खुशी हुई और उसने उस भूत से कहा, देखो भूत भाई, मेरे पिता को एक गंभीर बीमारी है और अगर उनका समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे उनका इलाज करने में? क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इतना कह कि उस भूत ने एक चुटकी बजाई और दोनों वहाँ से गायब हो गए। जब रामू की आंखें खुली तो उसने अपने आप को अपने पिता के सामने पाया। अरे बेटा, तुझे आज आने में देर कैसे हो गई? तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मतलब? हाँ पिताजी, मुझे एक सांप ने काट लिया था और मैं मरने वाला था कि तभी इन भूत चाचा ने मेरी जान बचा ली। कौन भूत? पागल तो नहीं हो गया है तू? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे। क्यों भूत चाचा, आप मेरे पिताजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मैं एक भूत हूँ, मैं किसी को भी नहीं दिखाई दूंगा, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम मुझे ही नहीं बल्कि और भी भूतों को देख और सुन सकते हो। इतना कह कि वो भूत श्यामलाल को बेहोश कर देता है और अपनी शक्तियों से उनका इलाज कर देता है और कहता है, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। तुम आज से इस कहानी के हीरो हो और तुम्हारी ये खासियत है कि तुम भूतों से बातें कर सकते हो। इसे राज ही रखो, वरना तुम्हें लोगों से खतरा हो सकता है। और अपने पिता से कह देना कि शायद उन्होंने ये सपना देखा होगा कि तुमने उनसे मेरे बारे में जो कुछ भी कहा था। इतना कह कि वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है और रामू को भी उसकी ये बातें सही लगी और उसने भी ये फैसला किया कि वो अपने इस राज को किसी को नहीं बताएगा।
श्यामलाल की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एकदम तंदुरुस्त पाता है। अरे ओ रामू, देख मैं एकदम से ठीक हो गया हूँ। देख अब मैं अच्छे से चल फिर पा रहा हूँ। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक हो गए और अब पहले की तरह अपना काम कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन रामू तू मुझसे कल शाम को कुछ भूतों के बारे में कह रहा था ना? भूत? कहाँ भूत? मुझे उनसे डर लगता है पिताजी। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। इतना बड़ा हो गया है फिर भी इसे डर लगता है। हाँ तू ठीक कह रहा है, मैंने ही शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब मैं ठीक हो गया और अब तुझे कोई काम नहीं करना होगा और मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो भला टली।